सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंचे हैं दनौदा में, और दनौदा में जो जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। तो मतलब इनसे बात करेंगे। आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है और यहाँ पर मौजूद है किसान नेता सुरेश कोथ, तो उनसे बात करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। तो ताऊ कई एक दिन तक बैठे हो? भाई मैं तो आज आया उनकी सपोर्ट में, बिना एन खाप वाले बैठे हैं। अच्छा। देखिए, आंदोलनों की प्रकृति अलग अलग होती है। हम किसान संगठन चलाने वाले लोग आर्थिक लेवल के आंदोलन लड़ते हैं। अगर फसल मारी गई मुआवजा दिलवा दिया, किसी जगह भूमि अधिग्रहण ने भाव बढ़वा दिया, सीधा। एक होता है सामाजिक आंदोलन। ये मुद्दा सामाजिक है, इसलिए इसमें ज़्यादातर खापें बैठी हैं और खापों की अध्यक्षता में ही वो होता है। एक होता है राजनीतिक, वो सोचते हैं भाई यूँ कुर्सी तट है तो कबाव है, वो उनका अलग। ये इसलिए अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। ये जो धरना है ये विनयन खाप की अध्यक्षता में धरना लगा, दनौदा गांव में हम बैठे हैं। रही बात इसकी, आज ये छठे दिन, रही बात है इस मुद्दे की, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब ये लड़कियां या हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर के आए अपने प्रचार के लिए, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इनको सिरांकों पर बिठाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी चाय पर बुलाते हैं और पूरा देश नाचता है, गाता है, बम बजाते हैं, इनका स्वागत बड़े तरीके से होता है। उस समय ये ना किसी जाति के होते ना किसी धर्म के होते, उस समय अपना खुद का प्रचार करने के लिए लोग इनको तिरंगा हाथों में लेकर के इनका स्वागत करते हैं। मगर जब ये उस एक फेडरेशन की बेकायदगी उजागर करते हैं, उस फेडरेशन के अध्यक्ष जो हमारी बेटियों के साथ यौन शोषण करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए जाति का, धर्म का टैग लगा देते हैं। दुर्भाग्य है इस देश के अंदर उस पार्टी का शासन है जिस पार्टी का जन्म आरएसएस से हुआ। आरएसएस एक जाति का संगठन है। एक अपवाद को छोड़ करके उनका अध्यक्ष कोई भी अलग जाति से नहीं हो सकता, एक ही जाति से होता है, यानी वो जातिवादी संगठन है। धार्मिक नारे लगा करके देश को तोड़ना उनका काम है। बड़े जहरीले संगठन चलाता है। और ये बीजेपी और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना बड़ा बलात्कारी हो, कितना बड़ा गुंडा हो, ये बड़ा बेशर्मी से उसका बचाव करते हैं। इनके बड़े बड़े उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। कुलदीप सेंगर इनकी पार्टी का था, बलात्कार कराया और जो गवाह बने सारा का सारा परिवार मरवा दिया। चिमन्यानंद होता था, बहुत बड़ा देश का गृह राज्य मंत्री होता था, वो इनकी पार्टी का था। आसाराम बापू जो जिसको सभी बापू कहते थे, वो इनके से संबंधित था। एक अड़ा अपना सिरसा में भी इनका पिताजी हुआ करता, राम रहीम। अभी संदीप सिंह हमारे स्टेट में मंत्री है हरियाणा के अंदर। कितना नाम लो, अगर इनके सांसद जितने बन रहे, इनके 303 सांसद हैं इस देश के अंदर इनके, और वो दूसरी पार्टियों के भी सांसद हैं। सबके आप रिकॉर्ड चेक करिए किस पार्टी के सांसदों के ऊपर सबसे ज़्यादा संगीन आरोप है, और आप परसेंटेज निकालिए। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोगों की पार्टी बीजेपी है, सबसे ज़्यादा गंदे विचारधारा की पार्टी बीजेपी है। यहाँ तक कि उस संगठन को पूजा जाता है। सबसे पहले देश आज़ाद होने से पहले टू नेशन थ्योरी, जिसमें देश का हमारा बंटवारा हुआ, 3 देश बने आज, वो देने वाला सावरकर था। देश के विभाजन में उसका जिन्ना से भी ज़्यादा रोल था। 2 ही व्यक्ति जिम्मेवार थे इस देश का बंटवारा का, एक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा सावरकर। ये आज भी उसी लाइन पे चल के, जबकि हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक विचार हमारे आज़ादी के दीवानों ने किया था कि इसको सेकुलर स्टेट बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहेंगे, गुलदस्ता बन के रहेंगे। हमारा जो दलित पीड़ित समाज है, जो मुख्य धारा से पीछे रह गया, उनका सहारा बनेंगे। बहन बेटियों को आगे लाने पे काम करेंगे। हमारे जो आदिवासी भाई हैं
उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, ये सपने देखे गए थे। मगर ये लोग हर रोज धार्मिक नारे लगा करके जो हमारा मिनोरिटी के भाई हैं उनको भयभीत करते हैं। अगर कोई महिला के साथ ये गंदी हरकत करते हैं, वो महिला बोलती है, उसको कोई और टैग लगा कर जाति धर्म का उसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है और हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। पहली बात, ये कितना भी ताकत लगा लो, हाँ, क्योंकि ये देश की आत्मा संविधान में बसती है। इस देश के अंदर संविधान के तहत शासन किया जाएगा। अगर ये चाहें ये देश तानाशाही की तरफ ये ले जाने की, तो ये देश तानाशाही बर्दाश्त नहीं करता। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोशिश कर ली देश के ऊपर तानाशाही थोपने की, मगर 2 साल के अंदर ही मुंह की खानी पड़ी थी। तो देखो न्यू भी कहा जा है कि मतलब उस टाइम पे खड़े थी जिस टाइम पे मतलब ये शोषण किया गया। ईब क्यों हो, जब एक बात बताओ, जब ईब ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लोग जाने हैं, नाम भी है, फेम भी है, सारी चीज़ है, आज जनी कार्रवाई हुई तो उस टाइम पे कड़ा कार्रवाई हुई थी। ये बहुत छोटे दिमाग के लोगों की बात है। सबसे पहले तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनको समझ लेना चाहिए, ये उस समाज की बेटी है जिस समाज के अंदर बहुत शर्पे को पानी डाले जब बहन बेटी इस बात को उजागर करती है, वरना छोटी मोटी हरकत को इग्नोर करके सचेत तो हो जाती है। अगर किसी का मन में कोई गलत बात आएगी, वो लड़की सचेत तो हो जाएगी कि इसकी नीयत खराब है तेरे प्रति, मगर वो छोटी मोटी हरकत को इग्नोर करती हैं। वो सोचती हैं ये बड़ा मामला है, इज्जत बेइज्जती से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कत्ल हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ वो दबा जाती है हमारे बहन बेटियाँ। पहली बात ही, और जब पानी सर के ऊपर को चला जावे तब ही बोलती है। एक बात। दूसरी बात, कितना वो मानो हो, 2012 से पहले तो हमारे यहाँ कुश्ती में महिलाएं थी ही नहीं। कितना पुराना मामला मानना है, 8-9 साल तो ये आदमी बैठा है। फिर उस समय किसी लड़की के साथ को घटना हुई, उनने खिलाड़ियों से थोड़ा बहुत जिक्र किया, किसी ने नहीं किया। मगर अब जब आवाज़ किसी ने उठाई तो वो सारी की सारी वो लड़कियां कहने लगी मेरे साथ भी हो, अब मेरे साथ भी हो। 7 लड़कियां निकले। शुरू मामला 1-2 का ही आया था। आज से 3 महीने पहले जब यह आवाज़ उठाई गई तो उस समय प्रधानमंत्री ने फिर झूठ क्यों बोली आपको न्याय मिलेगा? उस समय नहीं कहा आप तो पुराना मामला ले रही हो। उस समय अगर उन्होंने न्याय की बात करी तो आज न्याय क्यों नहीं दे रहे? 3 महीने के बाद देखिए, इस देश के अंदर अलग कानून है क्या? कोई गरीब के ऊपर अगर पोस्को एक्ट लग जाता है, पुलिस घर में आती है, अगर वो घर में नहीं मिलता तो उसके माँ बाप को उठा के ले जाती है। मगर वो सरेआम घूम रहा है, पोस्को एक्ट लगा हुआ सरेआम घूम रहा है। 3 महीने से वो बच्चियां सड़कों पर है, वो टीवी में बयान दे रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है क्या? फिर क्या जरूरत थी भाई आपको चाय पर बुलाने की? क्या जरूरत थी अपनी पब्लिसिटी करने की? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे गंदे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, जिनका कोई जबान का नहीं है, जिनका कोई नैतिकता नहीं है। कभी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय के नेता इतने नैतिकता से लीन होते थे, अगर किसी के ऊपर ब्लेम झूठा भी आ जाता था तुरंत इस्तीफा देते थे और इंक्वायरी में पाक साफ नहीं होते तब तक वो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आते थे। एक छोटी सी घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे रेलवे मंत्री थे, एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया तब तो हमारे देश में इतना तंत्र भी नहीं था, रेल मंत्रालय छोड़ दिया। नेहरू जी कहने लगे शास्त्री जी आप किस तरह अपने आप को दोषी मानते हो? किसी गार्ड ने झंडी नहीं दिखाई होगी, उसको सस्पेंड कर देंगे उसको। वो कहता नहीं, ये प्रशासन मेरे अंडर है, अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है उसका दोषी मैं हूं। उस समय इतनी नैतिकता होती थी। आज पोस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है और सारी सरकार आज उसको कहते हैं इंक्वायरी तो होने दीजिए। अरे मेरे भाई, इंक्वायरी हो जाएगी, पाक साफ अगर निकला है तो इसने पद पर फिर बैठा उसको हो, अभी तो हटाइए। कितना बड़ा इनके ऊपर ऑफेंस लग गया है, इनको इस्तीफा दिलवाइए, इनको इंक्वायरी फेस करने दीजिए। आज इसको अगर इतनी ताकत दोगे कि ये इंक्वायरी को प्रभावित करे तो सीधा सा सबको पता चलेगा इसको बचाना चाहते हैं।
अगर आज ये फेडरेशन पे है तो सीधी सीधी बात है, इंक्वायरी को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो बच्चे खेलना चाहते हैं। वो फेडरेशन का अध्यक्ष है, वो उसको कहीं ट्रायल नहीं देने देगा बच्चों को। अगर कोई गवाही देगा वो उन बच्चों को खेल में हिस्सा नहीं लेने देगा। आप इसका इस्तीफा लीजिए, फिर फेयर इंक्वायरी होने दीजिए। पाक साफ है तो बाद में आ जाएगा। कल बहुत बड़ा बयान दिया इन लड़कियों ने। कल उन्होंने कहा था नार्को टेस्ट करवा लो इनका, हमारा जो हम झूठ बोलते हो तो हमने जेल में डाल दिया, ये झूठ बोलता है इनने जेल में डाल दिया। सरेआम सबूत दे रहे हैं बीजेपी के लोग, ये बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। ये इस चीज़ को घुमाना चाहते हैं और ये मतलब न्याय नहीं देना चाहते इन बच्चियों को। ये तो वो काम हो गया, मतलब चट भी उन्ने की और पट भी उन्ने की। यू काम भाई सूचना का राज, सूचना तंत्र का राज। ये फ्री फेयर वोट नहीं दे रखे लोगों ने, झूठ बोल के वोट ले रखे, बड़े बड़े सपने दिखा के वोट लेके ये जनता को मूर्ख समझते हैं। भाई ये जनता तो धार्मिक नारे ला दोगे, कह दोगे बहुत देश आगे ले गया मोदी, तो देश का इतना भला कर दिया। झूठ बोल के लोग वोट ले गए और हमारी जनता को बेवकूफ़ बना गए। आज भी ये जनता को उसी तरह, क्योंकि एक ग्रंथि होती है दिमाग में, मेरे को नाम तो याद नहीं, वो बताऊंगे डॉक्टर। जो आदमी जिस भी घटना से कामयाब होता है वो चीजें उसके दिमाग में स्थापित हो जाती हैं, वो व्यक्ति वो चीजें बार बार दोहराता है। ये धार्मिक दंगे करवा के गुजरात से कामयाब हुआ आदमी है। बार बार उन्हीं चीज़ों को धार्मिक नारे लगवा करके, धार्मिक दंगे करवा के, बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहरा करके जनता को मूर्ख बना के सत्ता में हथियाए हुए है और जनता को पागल समझता है। इसलिए ये सोचता है कि जनता के अंदर दिमाग ही नहीं है, वो सोचने समझने के लायक ही नहीं है। फिर इलेक्शन आएगा, कोई न कोई दंगा करवा देंगे, हिंदू के नाम पे वोट तेरे को मिल ही जाएगा। क्या जरूरत है चाहे किसी की लड़की मरो, चाहे किसी का लड़का मरो, सारी की सारी इसने देखिए बड़ा अजीब तरह से देश के साथ खेल रहे हैं। इसने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, सारा सौदा बेच दिया। इसने संसद के ऊपर माथा टेका बढ़ने से पहले उस संसद को छोड़कर नहीं बना ली। इसने संविधान को माथे में लाया, संविधान को खत्म करके आरएसएस का एजेंडा लागू करने लग रहा है। सेना के अंदर वर्दी पार के चला गया, सेना को अग्निवीर बना दिया। यानी इस आदमी की सोच इतनी विकृत है, जो ये दिखावा करता है 100% उससे उल्ट काम करता है। अगर एक चुटकुला मशहूर हुआ था, कोई कहने लगा कांग्रेस ने 45 साल में क्या कहा, दूसरा कहता बताना मत, पता चल गया तो उस चीज़ को बेच देगा। यानी किसी का भी, वो कांग्रेस से सवाल था, मैं कांग्रेस का कोई वो नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मगर वो सवाल था कि पिछले की सरकारों ने क्या किया। वो कहने लगे भाई बताइए ना, बेच देगा। हाँ, इनका सिस्टम ये है, जो भी इस पे बन पाएगा देश के खिलाफ वही करेगा। ये पूरी तरह चंद उद्योगपतियों की जेब में खेलने वाला प्रधानमंत्री है, पूरी तरह आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहता है। अभी गुजरात क्या नाम है, कोई कर्नाटक का चुनाव देखा ना आपने? कर्नाटक के चुनाव में खुलेआम धार्मिक नारे लगाए प्रधानमंत्री ने, बजरंग बली के नारे लगाए। मगर प्रधानमंत्री जी, बजरंग बली सबका भला करने वाला था। बजरंग के बली के नाम पर बजरंग दल के जो बना हुआ है वो धर्म के ऊपर दंगे फैलाने वाला संगठन है। वो लोगों के ऊपर अनैतिकता से आक्रमणकारी संगठन है। बजरंग बली को आप बजरंग दल से नहीं जोड़ सकते, नाम से उनका काम नहीं झलकता। वो एक भगत थे और ये गुंडे हैं, इनको आप वो नहीं कर सकते। और आप भी हिंदू भावना के साथ जितना आपने खिलवाड़ करना था कर लिया, आगे मुझे नहीं लगता कि हिंदू भी आपकी बात को मानेंगे। देखो तो मतलब अभी भी रहा, कुछ लोग जो पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे, उन्हें राजनीति से जोड़ा है या किसी और चीज़ से जुड़ रहे हैं। और हम देखो, हम भी छोटे छोटे देखा करते, हमारी मतलब बहू बेटे की इतनी इज्जत करी जागा में भी, अगर कोई ऊँ भी देख दिया करता, काला मुँह करवा कर जूते पर आकर पूरे गाँव मंडा दिया करते। और आज मतलब बेटी जंतर मंतर पे बैठी, फिर भी कुछ वो को नहीं हो रहा, कोई समर्थन बहुत कम मिल रहा है। नहीं देंगे मेरे को। ये जब मैंने पहले बताया, जब ये मेडल लेके आए सबकी बेटी थी, मगर आज ये
एक जाति की बेटी बना के रख दी इस देश की मीडिया ने। अगर इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और आज का जो दौर है वो लिखा जाएगा, वो मीडिया का काला दौर के रूप में लिखा जाएगा। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर बेचा हुआ मीडिया कहीं है तो भारत के अंदर माना जाता है। आज इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सरकार तो ब्लेम जो लगाती, मीडिया में बैठे लोग उस बात का जिक्र करते हैं कि ये फलानी जाति से। अरे तेरे में दम हो तो ले करके देख ले काम है। ये तो ताकत का खेल है। इसके अंदर तो आरक्षण नहीं है, इसके अंदर तो कोई भी किसी किस्म की वो नहीं है। मैदान में खुले आओ, ट्रायल दो, जो जीतेगा वो जाएगा ना ओलंपिक में, जो जीतेगा वही एशियाड खेलेगा ना। ये तो ताकत का है। इसमें जाति कहाँ से आ गई, इसमें क्षेत्र कहाँ से आ गया? या तो ये हो भाई कोटा है उस स्टेट का कोटा, ये उस स्टेट का उस जाति का कोटा है, फिर तो हम माने। ये तो ओपन कंपटीशन है ना, ताकत किसी में है नहीं। मेहनत कोई करना चाहता नहीं, सिर्फ झूठे नारे लाने से ओलंपियन नहीं होता। और रही बात समर्थन की, समर्थन है परिवार के लोग देते हैं। अगर परिवार के लोग समर्थन नहीं देते तो फिर कहीं न कहीं उनमें कमी, यूँ कहते हैं भाई इनमें कहीं न कहीं बच्चों में कमी होगी। हम हरियाणा की खापे समर्थन दिया तो कहते देखिए ये हरियाणा से आगे, ये हरियाणा के। अरे मेरे भाई हमारे घरों में पैदा हुए, अगर हम नहीं जाएंगे तो दूसरे स्टेट का आदमी तो कहेगा कि इनके साथ हरियाणा क्यों नहीं लगा भाई, कहीं न कहीं बच्चों में कमी होगी। घर के नहीं लाग रहे तो बाहर का घर जिसने रोटी नहीं बाहर की कड़े थी, घर जिसकी राम राम उसकी बाहर राम राम। ये पूरी तरह बेशरम लोगों की सरकार है और मोदी इसका जिम्मेवार है। हमारे वो बच्चे तो कहते हैं जी सिर्फ फेडरेशन पे बोलो, वो अलग चीज़ है। वो चाहते हैं कोशिश हो कि इसमें कहीं राजनीति ना दिखे। राजनीति वाला सिस्टम में आपको सीधा बताता हूँ, अगर मोदी को और इस मीडिया को इतना दर्द होता है मोदी को गाली देने से, तो इन लड़कियों की बात मान लो, कौन हो जाएगा वहाँ? बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। अगर उनकी बात मानने के बावजूद भी विपक्ष की किसी पार्टी के कहने से उसके बावजूद वो धरना रखते हैं, फिर तो राजनीति है। अगर इनकी बात मानने के बाद ये तुरंत धरना समाप्त कर देते तो कोई राजनीति नहीं है। ये झूठा कोरा ब्लेम है, कोई राजनीति नहीं है वहाँ। राजनीति एक पार्टी का फायदा पहुँचाने की होती है। हमने तो 25 पार्टी देख ली उधर। हिम्मत है तो मोदी भी जाए, चाय पे बुलाता तो जाए मोदी, और वहाँ जा कर के कहे मैं बेटी हो, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी बेटी, चलो खड़े हो, मैं आपके साथ हूँ, बोलिए क्या चाहिए। वो उसको किसी ने रोक रखा, वो भी जाइए, जाए, उनको उठाए और उनको न्याय दे, हमें क्या दिक्कत है। तो देखो मतलब कुछ जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कुछ लोग आ रहे हैं कि मतलब ब्रजभूषण का समर्थन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब ये आपस में धर्मों को लड़वाने की साजिश है। नहीं, वो देखिए वहाँ का कल्चर इस टाइप का है। वहाँ ऐसा अक्षेत्र हो, पता नहीं किस किस्म का, वहाँ गुंडी लोग ही सांसद बनते हैं, उनका होगा इस किस्म का। रही बात तो धर्म, जब एक बेशर्मी तो है, अगर मेरी जाति में कोई गुंडा है और वो कानून के खिलाफ काम करता, बहू बेटियों को की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता, तो हम तो किसी का समर्थन नहीं करेंगे भाई। अगर वो करते हैं तो उन जाति में, उसकी जाति में अगर ऐसा रिवाज है तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना ये सभ्य समाज है, अच्छा आदमी हो, जो नैतिक आदमी हो किसी भी जाति से, उसका समर्थन करो। गलत आदमी कोई भी हो उसका विरोध करो। सभ्य समाज के तो ये तकाजा है। बाकी वो किस किस्म के उसके गुलाम हैं, उसके साथ में रहने वाले गुंडे हैं या किस हिसाब से हैं, वो उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, कौन आया है कौन नहीं जाया। मगर वो हमें तो दुख उनकी तो बात नहीं, हमें तो दुख सरकार से है ना। सरकार तो सबकी होती है, बिल्कुल। सरकार तो उनकी भी है, सरकार तो हमारी भी है। हमें तो दुख सरकार से है कि ये देश के अंदर प्रजातंत्र है, ये देश के अंदर एक संविधान भी है, संसदीय प्रणाली है, इस देश के अंदर न्याय प्रणाली है। हम तो इनसे उम्मीद करते हैं, उनसे थोड़ा उम्मीद करेंगे हम किसी से। कोई गुंडा का समर्थन करेगा नहीं करेगा,
तो हमारी तो प्रार्थना सरकार से है कि इन बच्चियों को जल्दी इनकी बात मान करके और इनका आंदोलन संपन्न करवाइए, वरना ये लड़कियां जो आंसू निकाल रही है ना, इस देश के अंदर सैलाब आ जाएगा एकदम, बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। तो देश की जनता को क्या कहना चाहोगे ताऊ? मेरा देश की जनता से एक प्रार्थना है, सरकारी तंत्र के बहकावे में आकर के या किसी राजनीतिक ताकत के बहकाव में आकर के या किसी भ्रामिक प्रचार के बहकाव में आकर के इन बेटियों को एक जाति स्टेट की बेटी ना समझा जाए। ये पूरे देश की बेटी हैं, यानी सभ्य समाज के अनुसार तो पूरे आज ये पूरा विश्व एक गांव की तरह है। पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने मेडल लेके, वर्ल्ड चैंपियन तो पूरी दुनिया की चैंपियन है। तो इनका साथ दिया जाए और उन गंदे लोगों से इस फेडरेशन का पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर ये माहौल रहा तो आने वाले समय में कोई भी आदमी अपनी बेटियों को उस फेडरेशन में नहीं भेजेगा और बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है पूरे देश की जनता इस बात को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियों का साथ दे और इसे गंदे आदमी से फेडरेशन को मुक्त कराए। इसी तरह कबड्डी में भी एक आदमी होता था, उसको भी इसी तरह कोर्ट ने भगाया था। 25 साल तक फेडरेशन में बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था उस आदमी। तो देखिए, जो किसान नेता सुरेश कोत हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई हैं और जो जंतर मंतर पर जो पहलवान खिलाड़ी बैठी हैं, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, तो उनके बारे में, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है लेकिन सच्चाई की आखिर में जीत होती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो जंतर मंतर पर पहलवान बैठी हैं उनका समर्थन लोग दे सके, सच्चाई का पता कर सके और निष्पक्ष इस मामले की जांच हो सके।